हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी रूफ में आपका स्वागत है। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के बारे में और एसएससी सीएचएसएल के मॉडल क्वेश्चंस के बारे में। हम लोग इस सीरीज में ये देखेंगे कि क्वेश्चंस कहां से पूछे जा सकते हैं और प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस कहां से पूछे गए हैं, और हम लोग जानेंगे हर एक क्वेश्चन को डिटेल में और उससे जुड़े हुए जो क्वेश्चंस आने की संभावना है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है निम्नलिखित में से भिन्न को चुनें। देखिए, भिन्न को चुनना है जिसमें आपका पहला ऑप्शन दिया है सीरस, दूसरा ऑप्शन दिया है मार्स, तीसरा ऑप्शन दिया है नेपट्यून और चौथा ऑप्शन दिया है सैटर्न। इसमें हमको भिन्न यानी ऑड वन आउट को चुनना है। देखिए, अगर आपने हमारी इस सीरीज के पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाकर उनको प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलिए देखते हैं। तो देखिए, ये अगर हम बात करें तो ये एक प्लेनेट है और ये भी एक प्लेनेट है और सैटर्न भी एक प्लेनेट है, लेकिन जो सीरस है वो एक स्टार है। और ये देखिए, ये अर्थ से 4.2 लाइट ईयर की दूरी पर है और ये सबसे ज्यादा चमकने वाला सितारा है। इसको हम लोग कहते हैं सबसे ज्यादा चमकने वाला सितारा। आसमान में हमें, अगर हम तारों की बात करें तो सीरस एक ऐसा तारा है जो सबसे ज्यादा चमकने वाला हमें आसमान में नजर आता है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है नीलंजन सुदर्शन, जो एक विख्यात भारतीय अमेरिकी लेखक हैं, उन्हें निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इसमें पूछा है जो हमारे नीलंजन सुदर्शन जी हैं। तो देखिए, नीलेशन सुदर्शन जी जो हैं, इनके बारे में पूछा है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये एक ऑथर हैं, वेटेरियन ऑथर हैं। और देखिए, इनका अन्य नाम जो पेन नेम है, इनका पेन नेम वो है झुंपा लहरी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ऐसे भी क्वेश्चंस कभी पूछ लेते हैं। झुंपा लहरी एक वेटेरियन ऑथर हैं और ये पेन नेम इनका है झुंपा लहरी। और देखिए, ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं, तो ये करंट अफेयर्स की सीरीज में कवर कर दिए जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर फंक्शन में उस पॉइंटिंग डिवाइस को क्या कहा जाता है जो अपने सपोर्टिंग सरफेस के सापेक्ष ट्रू डायमेंशनल मोशन की पहचान करता है। तो देखिए, अगर हम पॉइंटिंग डिवाइस की बात करें तो देखिए, पॉइंटिंग डिवाइस में क्या आता है, जो हमारा पॉइंटिंग डिवाइस होता है, तो अगर ए ऑप्शन देखें तो पॉइंटर है जी। पॉइंटर है तो, लेकिन पॉइंटर कोई फिजिकल डिवाइस नहीं है। ठीक है, पॉइंटर एक वर्चुअल डिवाइस है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा नहीं होगा। ऑप्शन बी की बात करते हैं। ऑप्शन बी है ट्रैकर, ट्रैकर भी नहीं होगा, ये दिशा को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता। उसके बाद हम लोग देखते हैं माउस। तो जी हाँ, माउस हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि माउस जो होता है, माउस को हम लोग फिजिकली जैसे जैसे रोटेट करते हैं, ठीक वैसा ही उसी दिशा में हमारा पॉइंटर भी रोटेट करता है। और एक बार और देख लीजिए, इसका आविष्कार किसने किया था। इसका आविष्कार डगलस महोदय ने किया था। डगलस महोदय ने किया था, डगलस एंग्लीबार्ट महोदय ने किया था। ठीक है, तो इस चीज को भी याद रखिएगा। इन्वेंशंस भी पूछ लेता है आजकल एग्जाम्स में, तो आपको इसके साथ ये भी पता रहना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर विज्ञान में सीपीयू का विस्तार क्या है। देखिए, इसमें सीपीयू का फुल फॉर्म पूछा है, तो कुछ के फुल फॉर्म जान लेते हैं हम लोग। यहां पर देखिए, सीपीयू का फुल फॉर्म पूछा गया है, बहुत आसान है। इसका हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है।
और इसके साथ साथ हम लोग कंप्यूटर के और भी संभावित क्वेश्चन देख लेते हैं जो अभी एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम जो 12 अक्टूबर से दोबारा से आरंभ होने जा रहा है उसमें पूछा जा सकता है। तो देखिए, एक है यूपीएस का होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ये विद्युत जाने के साथ ही इमरजेंसी में काम आता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं रोम के बारे में। तो रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। और हम लोग अगर रैम के बारे में देखें तो रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और इसी तरीके से अगर हम लोग देखना चाहें कि एचडीडी का क्या होता है तो ये होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। तो ये कुछ फुल फॉर्म्स हैं जो शायद पूछे जा सकते हैं। प्रोबेबिलिटी इनकी बहुत है क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इन सबको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? अर्थ डे के बारे में पूछा है। तो देखिए, ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी का क्वेश्चन है और ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, अर्थ डे की अगर हम लोग बात करें तो अर्थ डे 22 तारीख को मनाया जाता है। ठीक है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और अगर अर्थ समिट की बात करें तो देखिए, अर्थ समिट 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुई थी जो कि ब्राजील में है। ठीक है, और इसी को याद रखने के लिए हर साल 22 अप्रैल को हम लोग 22 अप्रैल को हम लोग अर्थ डे मनाते हैं। तो ये हमारा पृथ्वी दिवस हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। और इस बार की अगर हम लोग बात करें कि 2020 की थीम क्या है, तो 2020 की थीम है अर्थ एंड बायोडायवर्सिटी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पीवी सिंधु कौन है? देखिए, पीवी सिंधु के बारे में पूछा गया है। तो अगर पीवी सिंधु की हम लोग बात करें तो पीवी सिंधु बैडमिंटन प्लेयर हैं। और हाल ही में अभी इन्होंने बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के फाइनल खेले थे। नजोमी ओसाका से वहां से हार गई थी वो फाइनल में। और ये काफी अच्छी कई नेशनल गेम्स भी जीत चुकी हैं। तो हमें याद रखना है पीवी सिंधु बैडमिंटन प्लेयर है। इसी तरह मैंने अपने प्रीवियस सीरीज में आपको कुछ एक दो प्लेयर्स के बारे में बताया है। जैसे कर्णम मल्लेश्वरी का भी पूछा था, कौन है वो? वेट लिफ्टिंग करती हैं। ठीक है, ऐसे ही जैसे मनु भाकर के बारे में पूछा जाए तो मनु भाकर शूटर वगैरह हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखने हैं आपको कि कौन किस खेल से संबंधित है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप हमारी सीरीज को देखते रहेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस को हम काउंटर करते रहेंगे और उसमें आपको बताते भी रहेंगे डिटेल में कि कौन सा प्लेयर किससे संबंधित है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है और इसमें एक फिलोसॉफिकल एंगल से क्वेश्चन पूछा गया है। और यह पूछा गया है कि कन्फ्यूशियसिज्म क्या है? यह पूछा गया है कि कन्फ्यूशियस कौन थे? तो देखिए, अगर कन्फ्यूशियस की बात करें तो ये एक बहुप्रतिभावान व्यक्ति थे। एक बहुत प्रतिभावान व्यक्ति थे। और देखिए, अगर जन्म की बात करें तो 6ठी सदी ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। और देखिए, ये जाने किस लिए जाते हैं? अपने दार्शनिक सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। और इनके दार्शनिक मत को ही मानने वाले कन्फ्यूशियनिज्म कहे जाते हैं, जो कि तिब्बत में एक बहुत बड़े धर्म का भाग ये लोग बनते हैं। कन्फ्यूशियनिज्म एक धर्म है जो ज्यादातर तिब्बत में माना जाता है। और देखिए, तो इसमें अगर हम आंसर देखें तो इसमें यह लिखा हुआ है, एक चीनी दार्शनिक, चीन का एक प्रसिद्ध चित्रकार, तिब्बत का एक प्रधान नायक। तो देखिए, अगर बात किया जाए तो तिब्बत पर चीन ने अवैध अधिग्रहण कर रखा है। तो अगर सटीकता से देखा जाए तो इसका बी विकल्प सही हो जाएगा, जो कि है चीनी दार्शनिक। एक चीनी दार्शनिक थे। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है, विक्टोरिया मेमोरियल क्या है? देखिए, विक्टोरिया मेमोरियल के बारे में पूछा गया है।
विक्टोरिया मेमोरियल के बारे में पूछा गया है कि विक्टोरिया मेमोरियल क्या है, और इसमें ऑप्शन आपको दिए हैं रेलवे स्टेशन, ऑप्शन आपको दिया है रेलवे स्टेशन, उसके बाद है एक आर्ट गैलरी, उसके बाद है शिक्षा का केंद्र, एजुकेशन हब, उसके बाद है म्यूजियम। तो देखिए, अगर विक्टोरिया मेमोरियल की बात की जाए तो यह क्वीन विक्टोरिया को समर्पित है, जो कि सन 18 से 1901 तक थी, और ये कहां पर है? बंगाल में है। और देखिए, ये पहले एक फोर्ट हुआ करता था जिसमें अंग्रेज लोग रहते थे, लेकिन अब इसे म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया। तो अगर आंसर हम लोग देखें तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, यानी म्यूजियम, और डी आंसर इसमें कौन सा? बी में। तो बी का आंसर है डी, और ये सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये हमारा म्यूजियम है विक्टोरिया मेमोरियल। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम लोग। भारत में आर्थिक उदारवाद का प्रारंभ कब हुआ? देखिए, यह पूछा है कि भारत में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की पॉलिसी कब आई थी। तो आप सबको पता होगा कि 1991 में इंडिया में इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, क्राइसिस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, बीओपी का इकोनॉमिक क्राइसिस आया था। बीओपी के बारे में अगर आपको जानना है तो आपको हमारे प्रीवियस सीरीज, जो इकोनॉमिक्स की सीरीज शुरू होगी, उसमें आपको बताया जाएगा कि बीओपी क्या है। यहां पर आप थोड़ा सा जान लीजिए कि एक तरीके से जब हम बाहर से कोई सामान मंगाते हैं या बाहर से हम कोई सामान निर्यात करते हैं या आयात करते हैं, तो होता क्या है, जब हम बाहर से कोई सामान मंगवाते हैं, जब हम कहीं से इंपोर्ट कर रहे होते हैं, तो हमें क्या होता है कि पैसे खर्चने पड़ते हैं, जो कि हमारा जिस अकाउंट से पैसे जाते हैं वो भारत के बाहर जा रहे होते हैं। तो सामान को खरीदने के लिए हमारे पास पर्याप्त विदेशी भंडार नहीं बचा हुआ था। ठीक है, तो इसलिए हमें मजबूरी में अपनी जो इकोनॉमी है उसको खोलनी पड़ी थी, और इसे ही इकोनॉमिक या आर्थिक उदारवाद कहा गया है कि हमें मतलब उदारवादी होना पड़ा, सिर्फ सरकार का ही कब्जा ना रहे और भी प्राइवेट प्लेयर्स का कब्जा हो सके, इतने उदार हमें बनना पड़ा। ठीक है, तो इसे ही आर्थिक उदारीकरण कहते हैं, और यह सन 1991 में हुआ था। और उस समय देखिए क्या था, उस समय जो वित्त मंत्री थे वो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, मनमोहन सिंह जी थे। तो अगर इसमें से ये बात किया जाए कि कौन सा इसका आंसर होगा, तो देखिए बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा, जो कि है डी। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन क्या है। ठीक है, ये पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन क्या है। तो देखिए, अगर हम लोग एटम की बात करें, इसमें हमें पूछा है कि इलेक्ट्रॉन क्या है। तो देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को खोजने वाले कौन थे ये जान लेते हैं। जे थॉमसन थे, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को खोजा। और देखिए, अगर एटम का स्ट्रक्चर हम लोग देखें तो ये बीच में आता है न्यूक्लियस, और यहां पर आते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए, ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। विथ नेगेटिव चार्ज, विथ नेगेटिव चार्ज। और इनका मास कितना होता है? देखिए 1/1836 ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन सा सही आंसर हो जाएगा। एक अवशोषित उप परमाणु कण जो उदासीन होता है, जी नहीं उदासीन नहीं होता, न्यूट्रल नहीं होता है। एक धनावशोषित उप परमाणु कण, जी नहीं पॉजिटिव नहीं होता, पॉजिटिव प्रोटॉन होता है। उसके बाद है एक कण अवशोषित उप परमाणु कण, जी हाँ एक ऋण अवशोषित जरूर होता है, एक नेगेटिव चार्ज का ये होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम लोग। तो हमारे इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा ए, जो कि है सी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि पैसिफिक ओशियन है तो बे ऑफ बंगाल क्या होगा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है और किया जा सकता है अगर आपको थोड़ी सी भी ज्योग्राफी की समझ हो। देखिए पैसिफिक ओशियन है,
और पूछा है कि बे ऑफ बंगाल क्या है। तो देखिए इस हिसाब से अगर देखा जाए तो बे ऑफ बंगाल एक बे ही है जिसको हम लोग खाड़ी कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो चूंकि ये बे है पहले से और इस क्वेश्चन को जो ऑफिशियल आंसर की में दिया गया है वो रिवर बताया गया है, लेकिन देखिए भाई रिवर तो नहीं कहा जा सकता, बे ये पहले से, तो यहां पे बे ऑफ बंगाल लिख दिया है। बे ऑफ बंगाल एक्चुअली में बे है, खाड़ी है, ठीक है। तो ये इसमें ये रिवर इसको दिया गया, लेकिन रिवर होगा नहीं सही। एक्चुअली था क्या, ये एक प्रोवर्ब था जिसे ब्रिटिश के टाइम में इस्तेमाल किया जाता था। जैसे कहते नहीं है कि बे ऑफ बंगाल जो है वो चोला टाइम में बे ऑफ बंगाल एक रिवर के तरीके से हो गई थी चोला एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो एक प्रोवर्ब डिनोट किया जाता था चोला एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी पावर को दिखाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन है कि जुलाई 1905 में किसने बंगाल विभाजन का आदेश दिया था। तो देखिए बंगाल विभाजन के बारे में अगर देखें तो बंगाल विभाजन का आदेश सन 1905 में कर्जन ने दिया था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कौन सा हमारा सही विकल्प हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन, और हमारा सही आंसर हो जाएगा ए जो कि है सी। और देखिए इस विभाजन को 1911 में रद्द कर दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जियोसेंट्रिक और सूर्य सेंट्रिक के लिए कौन सा परिभाषित शब्द प्रयुक्त होता है। तो देखिए अगर जियोसेंट्रिक की बात की जाए, आपको पता होगा कि हमारे सोलर सिस्टम में सन बीच में होता है और प्लैनेट जैसे मरकरी हो गया, ये वीनस हो गया, यहां पर ये अर्थ हो गया, और ये मॉडल फॉलो होता है। और दूसरा मॉडल है कि अर्थ बीच में हो, सन यहां पर हो, मरकुरी यहां पर हो, वीनस यहां पर हो, ऐसे चलता जाए। तो देखिए ये जो मॉडल होता है इसको कहते हैं हीलियोसेंट्रिक। हीलियोसेंट्रिक, हीलियो का मतलब होता है सन, और ये इस मॉडल को कहते हैं जियोसेंट्रिक। जियो का मतलब होता है अर्थ। देखिए पहले बाइबल में इसे ही फॉलो किया जाता था। बाइबल में आज भी ऐसा लिखा है कि धरती बीच में है और सारे जो ग्रह हैं उसका चक्कर लगा रहे हैं, और यकीन मानिए 16वीं सदी तक यही मॉडल माना जाता था, और जो कोई भी इस मॉडल के खिलाफ जाता था उसको मृत्यु दंड दे दी जाती थी ईश निंदा के आरोप में, ठीक है। तो सबसे पहले जो कॉपरनिकस थे उन्होंने कहा था कि नहीं, सन बीच में है और पृथ्वी चक्कर लगाती, इसलिए उनको मृत्यु दंड दे दिया गया था, सरेआम जहर पिला दिया गया था कि बाइबल के अगेंस्ट वो कैसे जा सकते हैं। तो यहां पर अगर हम विकल्प देखें, पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर ग्रह और पिंडों की गति से संबंधित नियम, जी नहीं, ये विकल्प गलत है। अग्रणी दूरबीन मॉडल, ये भी गलत है। प्राचीन ग्रीस के धर्मों के संबंध में नियम, जी हां देखा जाए अगर तो ये भी गलत है। रोमन दर्शन के विचारधारा के दो संप्रदाय, ये भी गलत है। तो देखिए अगर अभीष्ट विकल्प का चुनाव करना हो तो ये पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर ग्रहों और पिंडों की गति से संबंधित नियम, यही इसका सही विकल्प हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, ये देख लेते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे माना जाता है। तो ये तो बहुत आसान है। श्वेत क्रांति की अगर हम लोग बात करें तो श्वेत क्रांति देखिए दुग्ध के लिए शुरू की गई थी, सन 1970 में शुरू की गई थी, और डॉक्टर वर्गीस कुरियन इसके निर्माता हैं। तो यहां पर अगर देखा जाए तो हमारा सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। साथ में एक चीज और देख लीजिए, अगर प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता की बात करें हम लोग, दुग्ध उपलब्धता, तो देखिए भारत प्रथम स्थान पे आता है, और भारत में लगभग 340 ml प्रति व्यक्ति दूध उत्पादित होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की सीरीज का, और इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है, वी लुइस माउंटबेटन के स्थान पर
किसे भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था? तो देखिए, जो माउंटबेटन थे, ये लास्ट ब्रिटिश वाइसरॉय थे, और 1948 में इनके बाद देखिए सी राजगोपालचारी भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने, और देखिए इन्होंने ही स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी। तो अगर हमारा सही आंसर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं है, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी नहीं, राजेंद्र प्रसाद भी नहीं है। डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा, जो कि है बी, विच इज डी। तो ये रहे आज की सीरीज के कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, और मॉडल क्वेश्चंस को भी हमने देखा जो एसएससी सीएचएसएल और आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जा सकते हैं, और उनको हमने बहुत डीप में डिटेल में देखा। और आगे आने वाली सीरीज में हम लोग और प्रीवियस ईयर की सीरीज को डिस्कस करते रहेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।